हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज सेट नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे, जिससे प्रीवियस का 10 पूछा गया प्रश्न है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तीन गुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपसे। तो पहला नंबर आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr², ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन पहले बोलता है कि गोला का पृष्ठीय त्रिज्या पहले आर था, अब बोलता है 3 गुना हो गया, मतलब 3r हो गया। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो देखिए, ये दोनों पहले आप रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो ले लीजिए तो यहाँ भी होगा 4πr² होगा। देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, 8 पाई से पाई ये कट जाएगा। पहले त्रिज्या था r, तो r² की जगह पर आप r कर सकते हैं, r²। अब त्रिज्या हो गया 3r, तो यहाँ पर हो जाएगा 3r²। r² से r² कट जाएगा, तब आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 आ जाएगा। ये तीन का स्क्वायर भी होगा तो 9 होगा, सॉरी। तीन का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 r² से r कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1:9 बच जाएगा आपका। देखिए पहले एक गोला का त्रिज्या कितना था? तो 1 था। अब कितना हो जा रहा है? तो 9 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 1 से 9 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? तो 8 बढ़ रहा है। तो कितना में 8 बढ़ रहा है? तो 1 में 8 बढ़ रहा है। इसको परसेंटेज बदलने के लिए आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 800%। यही 800% बढ़ रहा है, जो कि ऑप्शन अपना आप किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, और यही करेक्ट आंसर होगा आपका। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि संख्या 0.13 को p/q के रूप में व्यक्त करने पे प्राप्त मान इसमें से किसके बराबर होगा? देखिए p/q के रूप में बोल रहा है, दिया गया क्या है? तो 0.13 पे दिया हुआ रेकरिंग, जिसको बार भी बोलते हैं। इसको बोलता है सिंप्लीफाई कीजिए और p/q के रूप में लिखिए। तो इसको p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिए आपके पास ऑप्शन A B C D दिया हुआ है और सब अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि पहले जितना आपका दिया हुआ मान उतना लिख लीजिए, 0 1 3 लिख लिए। और जितना पे बार दिया हुआ है, देखिए 1 3 पे बार दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 3 पे बार दिया हुआ है। तो बार के बदले आप क्या करिए? बट्टा में आप लिखिए 99। 2 पे बार है तो 2 × 9 होगा, ठीक है। और जितना पे बार नहीं है, तो 0 पे बार नहीं है तो इसमें से 0 घट जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 13 में से 0 गया तो आपको बचा 13 और 99 नीचे आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 13/99 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर जो ये कटता तो आप इसको काट लेते, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो यही आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए थर्ड बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इधर से चलना है, ठीक है, पीछे से चलना है। आप इधर से चलिएगा तो नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पीछे से चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 841 है। 841 किसका वर्गमूल है? तो आपका 841 का वर्गमूल क्या होगा? तो 841 का वर्गमूल कितना होगा? तो आपका होगा 29। ये आपको याद करना होगा। वर्गमूल 29 होगा, प्लस देखिए 600 बोलो 596 है, प्लस 596, इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 625। ये 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आएगा 25।
25 आ गया यहाँ तक का मान आपका 25 निकल आया। फिर यहाँ 200 दिया हुआ, तो 200 प्लस 25 कितना होगा, तो 225 होगा। ये 225 देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ, तो इसका भी वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है। अब देखिए 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 के वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 10 प्लस 15 कितना होगा, तो आपका होगा रूट अंडर 25। तो ये 25 का रूट अंडर 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए किसी में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका करेक्ट होगा। क्यों, देखिए ये 5 है और रूट 1 का मान आप 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यही तो आपका ऑप्शन देखिए निकल के आ रहा आंसर। तो यही तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4 क्या कर रहा है, बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे के, एक तिहाई के, एक चौथाई के, पाँचवें हिस्से के, सातवें हिस्से के, आठवें हिस्से के, नौवें हिस्से का मान 32 के बराबर है, तो संख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये इतना बार बोल दिया है कि आदमी कंफ्यूज कर जाएगा, लेकिन इसको आराम से पढ़ना है और ध्यान से बनाना है। देखिए आप संख्या को मान लीजिए पहले x, मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है। उसमें बोल रहा है किसी संख्या के आधे, तो आधा कहने का मतलब 1/2 इंटू आधे के एक तिहाई कहने मतलब 1/3 इंटू एक चौथाई कहने मतलब 1/4 इंटू पाँचवें हिस्से में 5 का पहला हिस्सा, तो 1/5 होगा इंटू सातवां हिस्सा मतलब 1/7 होगा इंटू आठवां हिस्सा तो 1/8 होगा इंटू नौवां हिस्सा तो 1/9 होगा। इसी के बराबर दिया गया आपका मान कितना, 32 के बराबर दिया हुआ। तो यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा, तो x बराबर आपका निकल आएगा 32 गुना, ये टोटल चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का आप प्रयोग कीजिए। यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिएगा तो देखिए 9 8 72, इधर से गुना कीजिए 9 8 72, पहला डिजिट क्या है, तो 2 है, तो 2 7 14, फिर पहला डिजिट क्या है, 4 है, 4 5 20 जीरो। अब देखिए जीरो, जब जीरो पहला डिजिट आ गया तब जीरो किसी से गुना करेगा ना, तो सब में जीरो आएगा, लास्ट में सब में जीरो आएगा। तो सब के सब में जीरो लास्ट में किस में है, तो देखिए लास्ट में मात्र जीरो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5वां क्या कह रहा है, बोलता 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए दूरी आपका दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, लेकिन उसको निकालना कैसे है। जिसे देखिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये जा रहा, ये 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है, इसका चाल दिया हुआ 64 किलोमीटर प्रति आवर, 64 किलोमीटर प्रति आवर घंटा दिया हुआ है। और बोल रहा है कि एक आदमी इसका विपरीत दिशा में, ये जा रहा है इस दिशा में, और इधर से एक आदमी आ रहा है विपरीत दिशा में, जिसका चाल दिया हुआ है कितना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसी को पार कर, ये ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये ट्रेन से अगर कंपेयर कीजिएगा ये आदमी का लंबाई, तो ये तो नगण्य माना जाएगा, क्योंकि बहुत कम होता है, इस आदमी का लंबाई बहुत कम होता है। तो इसीलिए आप ये दूरी को आप 100 मान लीजिए। तो यहाँ से आपका समय निकल जाएगा, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका 100 हो गया। चाल कितना, तो चाल देखिए जब विपरीत दिशा बोलेगा ना तो चाल जुट जाएगा, जब दोनों एक ही दिशा में बोलेगा तो चाल घट जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि चाल विपरीत है, तो चाल विपरीत है तो जुट जाएगा। तो 64 + 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपका देखिए यहाँ पे दूरी कितना मीटर में है, तो सबको मीटर बदल लीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। जब 18 नीचे कीजिएगा तो 18 आप यहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। देखिए 18 × 4 = 72 हो गया,
5 चौका 20 हो गया, तो 20 बचे आपका 100, ये 5 बार में कट जाएगा, जो कि आपका 5 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए छठा क्या बोल रहा है। देखिए छठा भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद रहना ही रखिएगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो देखिए और जो आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है, तो एक फार्मूला का हम वीडियो बना दिए हैं पूरा क्षेत्रमिति का 2D और 3D में, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से सारा फार्मूला आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:5 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यही दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो 2:5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये r से ये r कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, h बराबर बचा 2 और r+h बराबर बचा 5। जब h बराबर 2 है और r+h बराबर यहाँ से 5 है, तो यहाँ से r का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, r+h बराबर आपका 5 दिया हुआ है, और h का वैल्यू आपका यहाँ 2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ h बराबर 2 रख दीजिए, तो +r हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकल जाएगा, r का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो 5 में से 2 गया तो बचा 3, तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकल गया 3 और ऊंचाई का मान निकल गया यहाँ से 2। तो वही तो पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान आप कितना निकाले हैं, तो 2 निकाले हैं, और त्रिज्या कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो 2:3 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सातवां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभुज की भुजाओं की माप हो सकती है। देखिए त्रिभुज होने के लिए कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन फॉलो करेगा तभी वो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा वो त्रिभुज का मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिभुज को बनने के लिए क्या होना चाहिए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, या तो उससे बड़ा होना चाहिए। अगर जो ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपका वो त्रिभुज बनने के लिए भुजा परफेक्ट है। तो देखिए पहला ऑप्शन को आप चेक करिए, तो पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखिए 2 और 3 को आप जोड़ रहे हैं तो 4 से बड़ा तो नहीं हो रहा, 2 3 जोड़िएगा तो 3 होगा, 2 जोड़िएगा 3 होगा, और ये 4 है। देखिए फिर भी ये छोटा है, ये तो कंडीशन कट गया। फिर जोड़िए दो त्रिभुज दो भुजा को, 4 और 2 जोड़िए 6 हो गया, 6, और फिर भी ये 6 बड़ा हो जा रहा है 1 से, तो ये भी कट जाएगा। फिर दूसरा को आप चेक करिए, देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कीजिएगा, तो 3 1 4 हो गया, और देखिए 1.5 से बड़ा हो रहा है, ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन देखिए 1 और 1.5 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 2.5 होगा, जो कि 3 से छोटा हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी 7 और 3 10, दो भुजा जोड़ रहे हैं, तीसरा भुजा छोटा हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करिए, तो डी को चेक कीजिएगा तो कितना हो रहा है, 7 4 11, देखिए तीसरी भुजा से बड़ा हो जा रहा है, यानी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ। आई होप समझ में आया होगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि 3 भुजा दिया हुआ, तो इससे आप त्रिभुज फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो बनाने के लिए कंडीशन क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज फॉर्म किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 8वां बोलता है यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई राशि है, वो 10 वर्ष में क्या हो रहा है, 10 वर्ष में हो जा रहा है दोगुनी। दोगुनी कहने का मतलब आपका अमाउंट हो रहा है, तो अमाउंट मान लिए मूलधन 100 है, तो आपका अमाउंट कितना होगा, दोगुनी कहने मतलब 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका
एस आई कितना होगा, तो मूलधन अमाउंट माइनस मूलधन कीजिएगा तो आपका एस आई निकलेगा। एस आई कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, 100 निकलेगा। तो ये 100 क्या निकला, 100 10 वर्ष का निकला। तो एक वर्ष का एस आई क्या होगा, एक वर्ष का एस आई कितना होगा, तो 100 भागा 10 कीजिएगा तो आपका 10 आएगा। 10 आ गया तो आप यहाँ से आप दर निकाल सकते हैं। दर क्या होता है, तो एक वर्ष में 100 रुपया पर ब्याज। तो एक वर्ष में 100 रुपया पे ब्याज कितना होगा, तो देखिए एक वर्ष में 100 रुपया पे ब्याज होगा 100 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 10%। यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए नौमा क्या बोल रहा है। देखिए नौमा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आएगा तो भी बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए बोल रहा है एक कस्टमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाह के बीच की दूरी को 6 घंटा में तय करता है। यह धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटा में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको करना होगा। अगर जो धारा स्टीमर या शांत जल में स्टीमर की चाल कहेगा तो आपको एक्स मानना है, और धारा की चाल कहेगा तो आपको वाई मानना है। अगर धारा के दिशा में चाल कहेगा तो एक्स प्लस वाई मानना है, और धारा के विपरीत दिशा में कहेगा तो एक्स माइनस वाई मानना है। ठीक है, अगर जितना आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए कांस्टेंट दूरी दिया हुआ है, दो बंदरगाह है, बंदरगाह ए है, बंदरगाह बी है। इस ये दूरी कांस्टेंट है, जा भी रहा है आ भी रहा है। तो इसको जाने में कितना लग रहा है, तो लग रहा है 6 घंटा, और इसको आने में कितना लग रहा है 8 घंटा। 8 घंटा लगेगा ही, क्योंकि देखिए धारा के विपरीत में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा। ये धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के बहाव में थोड़ा सा गति ज़्यादा हो जाता है, तो कि टाइम आपका कम लगेगा। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो आपका दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया है एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, और यहाँ से टी एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, तो 6:8 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आएगा 3:4 आएगा। ठीक है, और टाइम क्या होता है, चाल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चाल का उल्टा होता है। तो देखिए कांस्टेंट आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो चाल का उल्टा टाइम होता है। तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा, आपका यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, मतलब 4 निकल जाएगा। तो 4 निकल जाएगा आपका एक्स प्लस वाई आपका निकल के आएगा 4, और एक्स माइनस वाई निकल के आपका आएगा 3। चाल का रेशियो आ गया ये। तो यहाँ से आपका आप निकाल लीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा, 4 3 7/2 आएगा। और वाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को घटा करके आधा करते हैं। 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1, और 1/आधा करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ तक तो निकल आ गया। देखिए एक्स बराबर आपका निकल आया 7/2, और वाई बराबर निकल आया 1/2। तो एक्स आप किसको माने थे, एक्स माने थे आप स्ट्रीम का चाल, जो कि धारा की चाल में क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रीम के चाल, मतलब वही। और वाई माने थे आप धारा की चाल। देखिए धारा की चाल आपका दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ धारा की चाल कितना निकालना है, तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। देखिए धारा का चाल आप निकालें 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा रेशियो में, आपका दिया हुआ यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, तो यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में स्टीमर की चाल पूछ रहा है। तो शांत जल में स्टीमर की चाल देखिए एक्स बराबर निकाल लें 7/2। तो आप 7/2 का मान निकाल लीजिए। एक का वैल्यू आपका आ गया 6, तो 7/2 का वैल्यू कितना आएगा, 7/2 का वैल्यू 6 भागा 1 गुना 7/2। काट दीजिए इसको, 3 बार में कट जाएगा, 7×21। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10वां क्या बोल रहा है। बोला निम्नलिखित आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। देखिए ये वर्ग है जो छात्र है, इसको छात्र निरूपित कर रहा है। ठीक है, और वृत्त मेहनती लोगों को निरूपित कर रहा है। देखिए ये वृत्त है, ये मेहनती लोगों को निरूपित कर रहा है, मेहनती लोगों को निरूपित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित कर रहा है। ये त्रिभुज है, शहरी लोग है, शहरी लोग निरूपित कर रहा है। तो बोलता है उन क्षेत्र को पता लगाइए जो उनमें मेहनती छात्र को निरूपित करता है जो शहरी नहीं हो। तो शहरी देखिए ये है, शहरी
त्रिभुज है तो ये त्रिभुज के पहले आप काट लीजिए, त्रिभुज में जितना है ना उसको लेना ही नहीं है। तो आपसे क्या बच जाएगा, तो उस क्षेत्र को आप ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्र, तो ये क्षेत्र को पता कीजिए जो मेहनती छात्र हो, मेहनती तो हो लेकिन छात्र भी हो। तो मेहनती देखिए ये आ रहा है आपका, किस में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है ये वृत्त में आ रहा है। और छात्र किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है वर्ग में आ रहा है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका देखिए सी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन देखिए ये शहरी में नहीं आ रहा है सी, तो यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन था जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये देखिए मेरा ये चैनल का लोगो है, अगर जो पता नहीं आप लोग को था तो ये देखिए हम बता दिए हैं। EZY का मतलब ईजी होता है, और स्टूड तो अपने मन से लगाए हैं। तो ये कुछ कुछ मतलब स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे कि सर EZY का मतलब क्या होता है, तो EZY का मतलब कुछ नहीं है, बस ईजी स्टूड मतलब ईजी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा ये देखिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।